बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने केपीके 7 क्लास जनरल साइंस की एमसीक्यूज़ का जो सिलसिला शुरू किया है, आज इसका यूनिट नंबर 9 अपलोड कर लेते हैं। इसकी 8 यूनिट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जिन दोस्तों ने अभी तक उनको वॉच नहीं किया है तो आप सब दोस्त उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें यूनिट नंबर 9 है वेव्स एंड एनर्जी। इस यूनिट के आखिर में जो एक्सरसाइज है इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर ए है, MCQs चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करें। यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर ए में हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, फ्रीक्वेंसी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि किसी खास एरिया से 1 सेकंड में गुजरने वाली मौजों यानी वेव्स की तादाद को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को एफ से जाहिर किया जाता है और इसकी इकाई हर्ट्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। To hear an echo, minimum distance between sound source and obstacle should be। इस सवाल में कहते हैं कि गूंज सुनने के लिए किसी सोर्स ऑफ साउंड और रुकावट के दरमियान कम से कम फासला कितना होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 17 मीटर। इन दोनों के दरमियान कम से कम फासला 17 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पी साइज्मिक वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच हैज द हाईएस्ट पिच ऑफ साउंड। इस सवाल में कहते हैं कि कौन सी आवाज की पिच सबसे ज्यादा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, व्हिstling साउंड। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, यानी आवाज़ की वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी बिना पर हम किसी बारीक और बारी आवाज़ में फ़र्क कर सकते हैं, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को पिच ऑफ साउंड कहते हैं। ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो पिच ऑफ साउंड ज़्यादा होगा, अगर फ्रीक्वेंसी कम हो तो पिच ऑफ साउंड कम होगी। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ अ वेव हैज 3 क्रस्ट एंड 3 ट्रफ्स देन व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। इस सवाल में कहते हैं अगर किसी मौज यानी वेव में 3 क्रस्ट और 3 ट्रफ्स हो तो नीचे दी गई ऑप्शन में इसकी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 3 हर्ट्ज। जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, crust of wave, it is the portion of transverse waves above the mean position। तो इसको कहा जाता है crust of wave। नेक्स्ट है trough of wave, it is the portion of transverse waves below the mean position। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। साउंड वेव्स कैन नॉट पास थ्रू। इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झिल में कौन सी चीज़ में आवाज़ की इशाअत नामुमकिन है या साउंड वेव्स किस में नहीं गुजर सकती। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, वैक्यूम। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, आवाज़ तूली मौजों की मिसाल है और तूली मौजों की इशाअत के लिए मादी वासिती की ज़रूरत होती है। आवाज़ ठोस, माया और गैस से गुजर सकती है लेकिन खला में से नहीं गुजर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ द लोवेस्ट पिच ऑफ साउंड। इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झिल में से कौन सी जानवर की आवाज़ की सबसे कम पिच है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डॉग। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, किसी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही आवाज़ की पिच ज़्यादा होगी। औरत, बच्चे, परिंदों और बिल्ली की आवाज़ की पिच ज़्यादा होती है, लिहाजा उनकी आवाज़ बारीक होती है, जबकि आदमी, मेंढक और कुत्ते की आवाज़ की पिच कम होती है, लिहाजा उनकी आवाज़ बारीक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
A frequency of sound is double but amplitude of his sound wave is kept constant, then loudness remains same and pitch increases. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी इसमें लाउडनेस एक ही रहती है और पिच ऑफ साउंड में इजाफा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following is a longitudinal wave? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए साउंड वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज। इस सवाल में कहते हैं कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की हासिल ज़रब से कौन सा आंसर आएगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1। जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है n बाई टी। यहाँ पर n रिप्रेजेंट करता है यानी नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट डिवाइडेड बाई टाइम टेकन बाई वेव्स टू पास थ्रू अ पॉइंट, और टाइम पीरियड का फार्मूला है t इज इक्वल टू टी बाई एन। यहाँ पर t रिप्रेजेंट करता है टाइम टेकन बाई वेव्स टू पास थ्रू द पॉइंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो यहाँ पर आपने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये f इस t के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और n बाई टी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा t बाई n के साथ, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमारे साथ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है। अगर यहाँ पर देखा जाए ये n इस n के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये t इस t के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इससे रिजल्ट आएगा 1, यानी t मल्टीप्लाई बाई f इज इक्वल टू 1, यानी द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू 1। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव एंड इट्स टाइम पीरियड आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यानी f इज इक्वल टू 1 ओवर t और t इज इक्वल टू 1 ओवर f। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।